नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। तो देखिए रीज़न क्या है। रीज़न यह है कि भाई अब पाकिस्तान ने यह मंशा जाहिर की है कि उसे ब्रिक्स के एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए। तो अब एक नई स्थिति हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होगा आने वाले समय में, क्या पाकिस्तान को ब्रिक्स में जगह मिलेगी या नहीं। हालांकि अप्लाई तो वह कर चुका है, आवेदन उसने कर दिया है और वह चाहता है कि उसको शामिल कर लिया जाए। और उसने जो अपना दृष्टिकोण किया है वह किया है रशिया और चाइना की तरफ। उसको उम्मीद है कि ये लोग मेरा समर्थन करेंगे, भारत पर दबाव बनाएंगे, जिसके बाद मैं भी ब्रिक्स में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन ये सब बातें क्यों आ रही है, क्यों चाहता है वो शामिल होना, क्या उसकी मंशा है, कौन कौन से उद्देश्य छुपे हैं, क्या क्या निहितार्थ है, और अगर आने वाले समय में ब्रिक्स में भी पाकिस्तान आ जाता है तो उसके बाद भारत के साथ क्या व्यवहार होगा, उसकी नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर एक चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि उस डिस्कशन से पहले ज़रूरी यह है कि एक प्रश्न आप लोग देख लीजिए किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। यह जो प्रश्न है यह अभी हाल ही में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन से है। आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। पहले हमारे जो मोदी जी हैं वह इसके समर्थन में नहीं थे, किंतु बाद में उन्होंने सहमति दर्ज कर दी कि ठीक है कर लीजिए। तो आज के समय में सर्वसम्मति से सभी जो निर्णय है वह पूरा समूह लेता है। तो अभी उन्होंने कहा था कि कुछ सदस्यों को शामिल करना है, तो आंसर आप लोग जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बताइए कि कौन कौन से इसमें से सदस्यों को शामिल किया गया है। हालांकि वीडियो में भी हर एक बात जानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए ब्रिक्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यह है हमारा ब्रिक्स समूह। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। हालांकि वर्ष 2009 में इसकी स्थापना के पीछे जो खास उद्देश्य थे वो यह थे कि देखिए पूरी दुनिया जो है ना वह एक अलग ही दृष्टिकोण से चल रही है। जनरली उस समय हम देख रहे थे कि दो ग्लोबल पावर थी, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वे एक अलग ही नया कीर्तिमान स्थापित कर रही थी विकास के मामले में, ठीक है। तो इस दौरान एक स्थिति यह भी थी कि कुछ तेजी से उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सामने आई। तो उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने यह मंशा जाहिर की कि सब अपने अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या अलग प्रकार के एक संगठन बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से सारा काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम तेजी से उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन बना लें और मिलजुल करके आपस में सहयोग करें, शांति स्थापित करें और आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए विकास के लिए कार्य करें। तो यह सब जब काम हुआ तो वर्ष 2009 में हमने देखा कि 4 सदस्यों का एक समूह हम लोग के सामने आया और उस समय इस समूह को कहा जाता था ब्रिक, BRIC, क्योंकि जो इस समूह में सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों के नाम पर ही यह समूह चलता है। तो इस समय इसमें 4 सदस्य शामिल थे जिनका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो उस समय यह 4 सदस्य थे, इसलिए इसको ब्रिक कहा जाता था। फिर वर्ष 2010 में इन्होंने सहमति दर्ज की, किसके लिए? साउथ अफ्रीका के लिए, कि ठीक है ये भी हमारे जैसा ही एक साथी है, हमारा भाई है, चलो इसको भी समूह में ले लेते हैं। जिसके बाद इस नाम में S जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। तब से बाद ये इसी रूप में चल रहा है। और एक स्थिति देखने वाली यह है कि इन्होंने अपनी मेंबरशिप को फ्रीज कर दिया था, यानी कि इनका पहले ही क्लियर था कि हम किसी भी नए सदस्य को शामिल नहीं करेंगे, किसी भी और देश को जगह नहीं देंगे, यह समूह इसी रूप में यथावत रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती कि समय हमेशा सेम नहीं होता, परिस्थितियां बदलती हैं। तो उसी बदलती परिस्थिति के अनुरूप यह देखा गया कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने मंशा जाहिर की कि भाई हमें भी आप ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए। ऐसा क्या बुरा है हम में, या क्या गलत है, हमने ऐसा क्या किया है कि आप हमें ब्रिक्स में शामिल नहीं कर रहे हैं? इतना अच्छा आपने संगठन बनाया हुआ है तो क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? तो समूह के सदस्य कहते थे कि देखिए आपको संगठन अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए हम शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम 5 हैं, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ज़्यादा बातें होंगी, और जितनी ज़्यादा बातें होंगी फिर उतने बवाल होंगे, और एक अंतिम निर्णय लेना अधिक सदस्यों के बीच में कठिन हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे ही रहें, कहानी चलती रहे। फिर देखा गया कि भाई लगातार लोग एप्लीकेशन भेजने लगे, कहने लगे हमें शामिल कर लो, शामिल कर लो, शामिल कर लो। तो अंतिम जो अब डिसीजन हुआ वह 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुआ, साउथ अफ्रीका में ही आयोजित किया गया था इसको। तो यहाँ पर सभी ने यह निर्णय लिया कि ठीक है कर देते हैं ऊपर इसकी मेंबरशिप, और बाकी लोगों को भी हम लोग आने देना चाहते हैं। तो पहले हमारे मोदी जी नहीं मान रहे थे, मोदी जी ने मना कर दिया कि ठीक है अच्छा नहीं है, बाद में कभी सोचेंगे। तो फिर सबका दबाव बना, बातचीत हुई, तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठीक है अब इसकी जो मेंबरशिप है ओपन करते हैं। हालांकि वर्तमान में जो कंटेक्स्ट चल रहा है वह चल रहा है ब्रिक्स प्लस के रूप में, यानी कि ब्रिक्स जो है वो मुख्य है,
प्लस का मतलब है अब जो जो नए आ रहे हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो इस दौरान 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों के लिए सहमति बनी कि इनको शामिल कर सकते हैं। हालांकि देखिए, एक स्थिति हमेशा यही होती है कि हमारे समूह में हमारे पक्ष के लोग रहे, हर एक देश यही चाहता है, ठीक है। हालांकि जो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है मेनली फोकस करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, पर मोदी चाहते थे कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ को प्रायोरिटी दी जाए, यह उनका एक मेन अप्रोच थी इस समूह के अंदर। तो जिन देशों को शामिल किया गया उसमें नाम आए सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात। इन 6 देशों के लिए अप्रूवल दे दिया गया और वर्ष 2024 जनवरी से यह जो सभी सदस्य हैं अब ब्रिक्स के सदस्य के रूप में शामिल होकर के इसके नीति निर्णय में अपनी भूमिका निभाएंगे और जो भी सबका आपसी सहयोग होगा उससे सारा काम चलेगा आने वाले समय में। यह सब कुछ अब क्लियर हो चुका। अब क्या हुआ कि इस निर्णय से पूरी दुनिया ये बात समझ गई कि अब ब्रिक्स की मेंबरशिप ओपन है और कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। एग्जैक्टली तो अब इसी पूरी घटनाक्रम को देखते हुए पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि हम भी इसी तरफ चलते हैं। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो पाकिस्तान किसी खास रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भूमिका नहीं निभा रहा है और भारत और पाकिस्तान अगर हम देखें स्थिति उनकी तो सिर्फ 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक SCO और दूसरा है सार्क, जिसमें भूमिका निभा रहा है, लेकिन सार्क निष्क्रिय है। वर्ष 2014 में अंतिम बैठक हुई थी, उसके बाद अब तक इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई है क्योंकि मोदी जी अब नहीं जा रहे हैं। और लगातार क्या होता था कि जो ये सार्क था ना, यह था तो समूह 8 देशों का, लेकिन मुख्य विवाद यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का रहता था और पाकिस्तान बार बार कश्मीर का गाना गाता था। मोदी जी ने कहा कि ठीक है, हम इस समूह की बैठक में ही नहीं जाएंगे, ना पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही मुद्दा उठेगा और ना ही कुछ काम आगे होगा। तो जब बैठकें ही नहीं आयोजित हो रही हैं, नहीं जा रहे समूह के सदस्य, तो क्या होगा, निष्क्रिय हो जाता है समूह। वही स्थिति आज के समय में बन गई है इनके साथ, ठीक है। तो अब क्या हुआ है स्थिति कि ब्रिक्स के ऊपर नजर बनाए हुए पाकिस्तान, और आज के समय में जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस बन गया है ब्रिक्स का ना, उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए पाकिस्तान भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। जैसे कि क्या क्या स्थिति है। पहली बात तो यह ब्रिक्स बना हुआ है दुनिया की 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा कि इसमें 6 देश और जुड़ रहे हैं, जिसके बाद इसका जो महत्व है वह और अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम 5 इन्हीं देशों की बात करें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी अगर हम बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि दुनिया की जो आबादी है उस कुल आबादी के यह 5 देश 41% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम ग्लोबल GDP की बात करें तो इन 5 देशों का पार्टिसिपेशन 25% अप्रॉक्सीमेटली है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड की हम लोग बात करते हैं तो यह 5 देश लगभग पूरे दुनिया के व्यापार का 18% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम इनके लैंड की बात करें 5 देशों की तो यह 30% है पूरे ग्लोबल लैंड का। इसके अलावा अगर हम गोल्ड रिजर्व्स और मनी की बात करें, इनकी करेंसी की बात करें, तो पता लगता है कि आप पूरी दुनिया में लगभग 40% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑलरेडी आपके पास है। अभी इसमें 6 देशों का और जुड़ेगा और इन सभी का लाभ अंततः उठाना चाहता है पाकिस्तान। वर्तमान में स्थिति अच्छी नहीं है, समस्याओं से जूझ रहे हैं आप, आर्थिक समस्या बहुत अधिक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे समय में आपको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो आपका आगे बढ़ने में मदद करे, आपका हाथ थामे और कहे कि मैं हूं ना, तो चिंता मत कर। लेकिन कर्म खराब है बेचारे के। जैसे कि पाकिस्तान से समर्थन लेता है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुद चाहता है कि उसका डोमिनेंस बना रहे, वो उसकी नीतियों को प्रभावित करता है और अपने हित पूरे कर लेता है इसके माध्यम से। तो अब चाहता है कि ऐसा कोई मिले जो अपने हितों की पूर्ति से पहले मेरे हितों की सोचे, मेरे लाभ की सोचे। इसीलिए ये इस संगठन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। एक खास उद्देश्य है जो ब्रिक्स का, वह है वर्ष 2050 के लिए। इन्होंने सोचा हुआ है कि वर्ष 2050 तक हम वैश्विक विकास प्रभुत्व को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, यानी कि जो ग्लोबल डेवलपमेंट होगा ना वो मेनली ब्रिक्स कंट्रीज कर रही होंगी, यह पूरी दुनिया देखेगी। यह इनका एक खास एजेंडा है और इसी एजेंडे की पूर्ति के लिए इन्होंने वर्ष 2015 में एक बैंक शुरू किया। औपचारिक यह जो वर्ष है इसका माना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक मेनली शुरू किया गया था सभी सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए, इनके बुनियादी ढांचे में विकास के लिए और अन्य जो भी विकासात्मक निर्णय हो सकते हैं जहां भी ऋण देने की ज़रूरत पड़े उनके लिए। बट क्या हुआ, शुरू में तो इसकी व्यवस्था सिर्फ सदस्य देशों के लिए थी, बाद में एक्सपेंशन दे दिया। कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सदस्य देशों को मिला जाए, पूरे दुनिया के अंदर अगर कहीं भी कोई डेवलपिंग कंट्री है वह चाहत रखता है हमसे लोन लेने के लिए या उसको मदद चाहिए कि हम उसके विकास कार्यों में सहायता करें, तो ऐसी स्थिति में न्यू डेवलपमेंट बैंक आगे आएगा और उनको लोन देगा।
थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है इसकी डेट के लिए। तो देखिए आपको मैं सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो देखिए वेबसाइट जो बताती है वह बताती है कि इसकी हिस्ट्री में जो डेट है वह वर्ष 2015 है। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट ये स्पष्ट करती है कि इसकी जो स्थापना थी वह मुख्य रूप से 2015 में ही हुई थी। यानी कि जो इसके लिए आपने इनॉग्रल प्रोग्राम जो रखा था, इसका उद्घाटन किया था, वह वर्ष 2015 में किया था। हालांकि इसके लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन भी आप लोग को इसी वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए इसकी जो प्रॉपर एक टाइमलाइन है, उस पूरी टाइमलाइन से आगे बढ़ते हुए हम लोग को यह पता लगता है कि आप लोग देखिए यहाँ पर, तो यह है इसकी प्रॉपर स्टोरी वगैरह। अब यह इसके जो माइलस्टोन है यह हम लोग के सामने आ गया। तो देखिए यहाँ इन्होंने ये अलग तरह से बताया हुआ कि किस प्रकार से न्यू डेवलपमेंट बैंक का विकास हुआ। तो अगर हम इसके विकास को समझते हैं तो हमें यहाँ पर क्या पता लगता है कि वर्ष 2015 में इसके लिए बातचीत शुरू हुई। ठीक है, जो भी बातचीत करनी थी ब्रिक्स देशों को इन्होंने यहाँ से शुरू करी। हालांकि वर्ष 2013 की जो बैठक हुई उसमें सभी देश अग्री हो गए कि हाँ ऐसा एक बैंक होना चाहिए जो सभी देशों को मदद करेगा, जो भी इसके सदस्य हैं। ठीक है, कार्यवाही उसके बाद आगे बढ़ती है और जिस समय वर्ष 2014 का इसका सम्मेलन होता है तो उस शिखर सम्मेलन में यह फैसला ले लिया जाता है कि ठीक है एक बैंक ऐसा होगा और इसके लिए प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना था वह सब कुछ साइन कर दिया गया। जब सब चीज़ें साइन वगैरह हो गई तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ष 2015 में इसके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और उस समय जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था उसकी जो इनॉग्रल मीटिंग थी यह हुई थी 7 जुलाई 2015 को और इसके पहले प्रेसिडेंट के.वी. कामत यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर टाइमलाइन है 2012 से 2015 तक और अभी भी अलग तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और यह समूह जो है यह प्रगति कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें क्या देखना है इसके अलावा। अब आज के समय में पाकिस्तान क्यों शामिल होना चाहता है इसके अंदर, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो मैंने बता दिया कि आज के समय में जो ग्लोबल डोमिनेंस है ब्रिक्स की वो क्या बनी हुई है। अब ब्रिक्स की डोमिनेंस के बाद हर एक मुद्दे पे नज़र पड़ी हुई है पाकिस्तान की और पाकिस्तान भी चाहता है कि उसको भी लाभ के अवसर मिले और वह भी विकास करे। आर्थिक अवसर चाहिए क्योंकि देश अभी संकट में है, महंगाई बढ़ रही है, क्राइसिस चल रहा है। तो अगर सपोर्ट मिल जाता है तो आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि आपको जो लोन वगैरह चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, वह आपको पता है कि ब्रिक्स आपके लिए सब चीज़ें अवेलेबल करवा सकता है यदि आप समूह में आ जाते हैं तो। उसके बाद में आज के समय में जो पश्चिम आधारित संस्थान बने हुए हैं, जितने भी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भी लोन वगैरह देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट या तो बहुत ज़्यादा हाई है या फिर वह अपने हितों की पूर्ति करते हैं। तो पाकिस्तान उन सबसे बचना चाहता है, दूर रहते हुए ही अपने काम करना चाहता है, ऐसा इसने सोचा है। और साथ साथ यह भी चाहता है कि कोई ऐसा देश मुझे समर्थन दे जिससे कि आतंकवाद बढ़े। उससे अच्छा होगा कि मैं एक ऐसी जगह से ऋण ले लूं जहां से मुझे आतंकवाद की जगह अपने आर्थिक हित पूरे करने पड़े, मेरे को अपने जन कल्याण पे ध्यान देना पड़े और इसके अलावा पूरे देश की उन्नति सुनिश्चित हो सके। यह सब काम मैं कर लूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा है। इसके अलावा भू राजनीतिक कारण भी है, जैसे कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा, अपनी ग्लोबल अपीयरेंस दिखाना, अपने महत्व को बढ़ाना और आसपास के देशों से खुद को सुरक्षित महसूस करना। इसके अलावा अगर हम भू राजनीतिक कारणों में देखें तो आज के समय में ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है पाकिस्तान की। तो चाहता है कि यह वैश्विक स्तर पर आगे उठे और अपने निर्णयों से, अपने कार्यों से, अपनी बातों से दिखाई दे कि हाँ पाकिस्तान जैसा कोई देश है और नीति निर्णय ले सकता है, यह सब काम कर सकता है, यह क्षमताएं हैं। तो यह सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही यह ब्रिक्स में आना चाहता है और इसने यह सब मंशा जाहिर की है। बट आप लोग क्या कहते हैं, शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि प्रश्न हमारा आज का यही बनता है मेनली। बाकी सब चीज़ें अलग हैं, पर हम क्यों शामिल करें या शामिल करने के क्या क्या कारण हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, आप सभी जानते हो सार्क के बारे में, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। मुख्य उद्देश्य इसका सिर्फ यही था कि जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो साउथ एशिया वाले क्षेत्र में सभी देश आपस में कोऑपरेट करें, मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ थामें और हम लोग विकास कर सकें। वहीं साथ साथ दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र पूरी तरह से शांति से अपना जीवन यापन करे। यह सब उद्देश्य थे। लेकिन जब जब इनकी बैठकें हुई तो बैठक में ये कश्मीर करने लगे पाकिस्तान वाले, जिस वजह से फिर निष्क्रिय ही करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता भारत के लिए जो बनी हुई है। आज के समय में ब्रिक्स अच्छा चल रहा है,
पूरी दुनिया देख रही है, सबकी दृष्टि बनी हुई है, सब शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अगर बैठकों में फिर ऐसे ही विवाद हो, आप विकास की जगह अपने क्षेत्रीय विवादों को उठाएंगे तो फिर वह संगठन जिस महत्व में चल रहा है अपने महत्व को खो देगा और आने वाले समय में फिर धीरे धीरे उसको भी सार्क की तरह निष्क्रिय ही करना पड़ जाएगा। यह स्थिति देखने को मिलेगी। यह एक बड़ा हमारे चिंता का विषय है। वहीं भारत और पाकिस्तान जल्दी किसी मंच को साझा नहीं करते हैं, उसके पीछे का बड़ा रीज़न यही है। पाकिस्तान के अपने विवाद और विकासात्मक मुद्दों की जगह क्षेत्रीय विषय को उठाना और बेवजह की डिबेट करना और सभी सदस्य देशों का समय बर्बाद करना, तो यह हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। वहीं कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि जो भारत का इस समय डोमिनेंस बना हुआ है, पाकिस्तान वहां आके प्रभावित कर जाए और चाइना के साथ मिल करके यह चीज़ों को प्रभावित करना शुरू कर दे। अभी सबके एजेंडे अलग अलग हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी देश को ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने हितों को प्राथमिकता दे सकता हूं और सभी सदस्य सहमति दर्ज करेंगे, तो इससे भी समूह का जो महत्व है वह खराब हो जाता है, चीज़ें डाउन होना शुरू कर देती हैं। तो यह सभी चिंता का विषय भारत के लिए बना हुआ है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब मना कर रहे थे कि किसी को शामिल नहीं करें। 5 हैं, ठीक है, मिलजुल के काम सारा चल ही रहा है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या भारत के लिए क्या क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए, आप लोग अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा, ठीक है। और मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ। कुछ लोग रेगुलरली आ रहे हैं, कमेंट में आंसर बता रहे हैं या अपने विचार भी दे रहे हैं, मैं उनको भी देखता रहता हूँ। हालांकि आज के इस टॉपिक से एक प्रश्न मैंने जो शुरू में दिखाया था, मुझे लगता है कि अब आप लोग इसका आंसर बताने में सक्षम है। तो कुछ नहीं, बस जल्दी से अपना आंसर सिर्फ कमेंट कर दीजिए, यह सबसे बेस्ट है आप लोग के लिए, ठीक। फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ते समझते हुए आगे लगातार बढ़ते रहेंगे, जैसे कि हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कमेंट कर दिया है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, बाकी साथी तक भी ज़रूर शेयर करें। हालांकि आंसर चाहिए तो देखिए, आपके इस प्रश्न का आंसर आपके स्क्रीन पर है। कितने लोग का सही रहा? जितने लोग के लिए अच्छा रहा है बहुत अच्छी, और जिनके लिए अच्छा नहीं रहा है वह लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।